गुड इवनिंग आप सभी लोगों को आज के क्लास में। और जेपीएससी के चैप्टर वाइज जो हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे उसमें आज बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर के। तो अभी चैप्टर वाइज चलेगी। जो जनरल स्टडी का जो पेपर अगर बोलेंगे तो 1 है और ऐसे पेपर नंबर 3 है। पहला पेपर तो आप जानते ही हैं कि हिंदी इंग्लिश होता है, दूसरा लैंग्वेज होता है और जो तीसरा पेपर है वो जनरल स्टडी होता है। तो जीएस में ज्योग्राफी की जो सेक्शन है उसमें जो पहला कैटेगरी है जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ की प्रोसेस को डेवलपमेंट को पूछा गया है। इसके साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी वोल्केनो, ये सारी चीज़ें हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। इन सभी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का और प्लेट टेक्टोनिक का। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे इससे क्वेश्चन बनाना ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बता दें कि जेपीएससी और आईएएस और बीपीएससी की जो कॉमन सिलेबस है, इवन कि जब आप इस चीज़ को पढ़ करके कभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल के भी एग्ज़ाम को लिखने जाएंगे तो कॉमन चीज़ें वही रहेंगी, ये नहीं बदलेंगी। सिर्फ उस राज्य की जानकारी जो है वो बदलेगी, उस राज्य से संबंधित जानकारी बदलेगी, बाकी जानकारी नहीं बदलेगी। तो आज हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक इसको लेकर के आपके साथ आज बात करेंगे विशेष रूप से। साथ में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये आंतरिक संरचना किस प्रकार की है इसे लेकर के भी बात किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके साथ ये भी बात करेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी आखिर कैसे आता है। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने पर अभी भी रोक लगी हुई है, तो इसलिए हम उसके संबंध में रोज़ सुबह उपलब्ध करवा देते हैं सूचना। इसके बावजूद कई लोग नोट्स के लिए पुनः मैसेज लगातार करते हैं। हमें लगता है कि वो लोग सूचना पढ़ते ही नहीं हैं और सिर्फ मैसेज कर देते हैं, सो करके उठते एक मैसेज कर देते हैं कि नोट्स चाहिए। तो एक बार सूचना ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की झारखंड सरकार इजाज़त दे देती है उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए कई चीज़ों की पीडीएफ कल देर रात को आपको भेजी गई थी, आज भी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारी ये कोशिश है कि आप तक सारी चीज़ें जाएँ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक में बेसिकली चैप्टर को जब पढ़ाई करेंगे तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का हिंदी होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन, और प्लेट टेक्टोनिक का हिंदी होता है भूविवर्तनकी। तो भूविवर्तनकी ये दो चीज़ें होती हैं। अभी इसको जब पढ़ेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, तो इससे क्या क्या चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। इसके साथ में आपका क्लियरिटी आ जाएगा पृथ्वी के अंदर, मतलब आंतरिक संरचना पर, इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इससे पूरा का पूरा 100% जुड़ा हुआ है अर्थक्वेक। तो आपको भूकंप के बारे में एकदम चिंता समाप्त हो जाएगी। ज्वालामुखी, और जो चैप्टर में आपका है सुनामी। अगर हम लोग जेपीएससी के सिलेबस के अनुरूप देखें, क्योंकि हमने थोड़ा सा वर्ल्ड मैप आपको आइडिया दे दिया और अब सिलेबस के अनुसार ही हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अनुरूप चलेंगे। सिलेबस को पढ़ाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि आप यूपीएससी को भी कवर अप करें और दूसरे राज्य को भी कवर अप करें। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो इसमें ये देखना होगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, और दूसरा आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद कैसे आप भूविवर्तनकी के सिद्धांत में अंतर बताएंगे, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाउ कैन यू say about earthquake, volcano, mountain building process on the basis of plate tectonic। आप प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर कैसे बताएंगे कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी
की संरचना होती है। तो इन सारी चीज़ों पर जल्दी से बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। तो जेपीएससी निकालना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जैसा आपको भी पता है कि इसमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट पता रहता है कि क्या आएगा, और जो क्वेश्चन आता है ये उसी के अनुसार से आपको चलना है। तो ये आपको हम बता दें। तो इस समय में हम चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी वो लाइए, भिगा करके लाए इसको। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके लिए थोड़ा आप इसको देखेंगे तो क्लियरिटी आएगी आपकी, फिर आपको बोर्ड पे बताएंगे। अभी आपको इसमें देश से मतलब नहीं है कौन कहाँ है। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ये बोल रहा है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये बता रहा है कि ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे, और एक साथ होने के बाद ये सारे कॉन्टिनेंट के मूवमेंट शुरू हो गया। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि मूवमेंट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि एक खास और में मूव करना। तो मूवमेंट करना उसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। अपार्ट, दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बताना है कि ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, ये सब पहले गोंडवाना लैंड में थे, एक साथ थे। और ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस, ये सब पहले एक साथ थे। ग्रीनलैंड, ये वाला ग्रीनलैंड, ये सारे पहले एक साथ थे। और फिर जब ये एक साथ थे तो इसमें चेंजिंग हुआ। तो अब आपको ये बता दें कि अभी चैटिंग बाद में करिएगा आप लोग, अभी क्लास छोड़ करके चैटिंग में लग गए। कितना सीरियस है परीक्षा को लेकर के, क्लास में ध्यान दीजिए ना। तो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले शुरुआत करते हैं। तो आप लिखेंगे कि अल्फ्रेड वेगनर ये जर्मनी के थे, और इन्होंने 1915 में एक सिद्धांत नहीं बोलेंगे, इसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर होता है। कल्पना और सिद्धांत। कल्पना बोलते हैं जिसमें आप जो बोल रहे हैं वो सच है, आप जो बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन इसका सबूत नहीं दे पा रहे। आप जो बोलते हैं वो सच है, लेकिन इसका सबूत नहीं दे रहे, तो वो एक हाइपोथेसिस हो जाता है। और सिद्धांत बोला जाता है, थ्योरी, कि जो आप बोलते हैं वो सही है और उसे सिद्ध भी कर देते हैं। जैसे किसी ने बहुत पहले बोला कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन सिद्ध नहीं किए, तो हाइपोथेसिस था। और जिसने पहला बार इसको प्रूफ कर दिया, कोपरनिकस, तो उसको बोलेंगे थ्योरी। ये थ्योरी था, ये डिफरेंस होती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? वो सिद्धांत नहीं है, वो एक हाइपोथेसिस है तकनीकी भाषा में। जबकि भूवितनकी जो है, प्लेट टेक्टोनिक, वह एक सिद्धांत है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया सबसे पहले कि पहले एक ही महासागर था, माफ कीजिएगा, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। ये अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि प्राचीन काल में जियोलॉजिकल हिस्ट्री जब देखेंगे पूर्व का, तो आज से करोड़ों साल पहले पेंजिया नाम का एक भूखंड था, और ये भूखंड ही बाद में टूटकर आज के डिफरेंट कॉन्टिनेंट बना है। और पेंजिया और एक ही महासागर था जिसको पेंथालासा बोलते थे, ये उसमें बताया हुआ है। एक था पेंजिया जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलेंगे, ये बृहद महाद्वीप था, और दूसरा था पेंथालासा
जो वृहत महासागर था जिसको सुपर ओशन बोलेंगे। इसके बाद पेंजिया दो भूखंड में टूट गया। पेंजिया जो था वो दो भूखंड में टूट गया। तो वो दो भूखंड कहाँ था? एक भूखंड का नाम था, वो कहाँ गया? इरेज करने वाला दीजिए। तो उसको छुपा के रख दिया। तो ये एक जो भूखंड था इसका नाम था गोंडवाना लैंड और एक का नाम था अंगारा लैंड। तो एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। एक अरे पानी में नहीं ना ये होगा, थोड़ा चलाइए। तो दूसरा बन गया एक लिखेंगे अंगारा लैंड और दूसरा लिखेंगे गोंडवाना लैंड। अंगारा और गोंडवाना। तो ये जो अंगारा और दूसरा गोंडवाना, ये जो गोंडवाना है, इस गोंडवाना में आज का साउथ अमेरिका, आज का अफ्रीका, इसके साथ आज का इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी गोंडवाना भूमि में था। और जो अंगारा भूमि है इसमें यूरोप, चाइना, रसिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये सारी जो पोजीशन थी, ये अंगारा लैंड, इसको लॉरेशिया भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है लॉरेशिया, चूंकि रसिया में एक भूखंड है जिसका नाम ही लॉरेशिया है, तो इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी बनने की संरचना हो रही थी, लगभग 4600 मिलियन ईयर पहले, 4600 मिलियन ईयर पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और उसके बाद वो दो भाग में टूट गया। हालांकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सबूत के तौर पर बहुत चीज़ों को बताया गया, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इसको हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। जो चीज़ों को बताया गया उन्होंने सही बताया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसके लिए जिन सिद्धांतों को दिया, और बाद में प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत आया है अभी रिसेंट का, तो उसमें क्या चीज़ें नई हैं ये आपको बताएंगे, जानकारी देंगे, और उससे जो क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको बता ही रहे हैं। तो लिखिए कि अल्फ्रेड वेगनर ने किस किस एग्जाम्पल क्यों दिया, व्हाट आर द एग्जाम्पल cited by Alfred Wegener in his hypothesis कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय विस्थापन में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिए गए तर्क, उसने पहला तर्क दिया और बताया कि अफ्रीका का वेस्टर्न साइड और साउथ अमेरिका का ईस्टर्न साइड, ये दोनों का, अफ्रीका का वेस्टर्न साइड, साउथ अमेरिका का ईस्टर्न साइड, ये दोनों के बाउंड्री, ये दोनों का बाउंड्री जो है वो मैच कर रहा है। अभी आपको दिखाएंगे वर्ल्ड मैप पर, ये दोनों का बाउंड्री मैच कर रहा है। बेसिकली वो इसके लिए बोल रहे होंगे
कि ये वाला जो अफ्रीका का साइड है ये, और ये जो साउथ, देखिए ये बाउंड्री और ये इसको अगर आप फिक्स करेंगे तो इसके लिए इसने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया था जिसका नाम है फिट ऑफ जिगसॉ, ZIGSAW। इन्होंने बताया कि अफ्रीका के वेस्टर्न साइड और दक्षिणी अमेरिका का ईस्टर्न साइड, ये दोनों जो है ये एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। अगर आप पुश करेंगे इसको तो ये जाकर के यहाँ पर फिट हो जाएंगे। तो पहला इन्होंने अपने एग्जाम्पल पे इस चीज को रखा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में किसने रखा? कि रखने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने बताया कोल डिपोजिशन को। इन्होंने कहा द कोयला का जो जमाव हुआ है, तो कोल जो आपको कॉन्टिनेंट बताए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में इंडिया और साउथ अमेरिका, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये सभी स्थान पर कोयला जो है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का है। ये सभी स्थान पर जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। चूंकि यूरोप का कोयला जो है उसका एज अलग है, यूरोपियन कोल जो है वो पर्मियन काल में बना है, जबकि भारत का कोयला, और इसी तर्क पर कि ये सारे जगह पर एक काल के कोयला है, इसलिए ये बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका में भी कोयला है। देखिए ये लॉजिक है कि चूंकि जो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, जितने भी भूखंड गोंडवाना लैंड के भाग थे, इसमें जब कोयले का जमाव हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कोयला है एक कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला है, और उस काल में चूंकि अंटार्कटिका साथ में था, इसलिए अंटार्कटिका में भी कोयला होगा। वहां रिसर्च करना चाहिए और किया जा रहा है। कोई बता सकते हैं आप लोगों में से कि भारत का रिसर्च स्टेशन वहां पर दक्षिण गंगोत्री के अलावा किस नाम से जाना जाता है? फास्ट, जल्दी से आप आंसर करें कि भारत का रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में, उसका क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री को छोड़कर दूसरा किस नाम से जाना जाता है? एकदम जल्दी से आंसर किसका आ रहा है? मैत्री, ये आंसर सही आ चुका है। परमानंद भारतीय, चलिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने लिख दिया पहले मैत्री। तो ये बीच बीच में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं आप आंसर देते रहिएगा सारे लोग, तो उन लोगों की नाम आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको याद रहेगा। और भी नीरज पाल ने भी बोला मैत्री, अश्विनी कुमार है, चलिए प्रभात कुमार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने रॉक को भी एग्जाम्पल बताया, चट्टान को बताया। उन्होंने बताया कि जो चट्टान की उम्र अफ्रीका में है, जो चट्टान की उम्र साउथ अमेरिका में है, ये दोनों की एज की सिमिलरिटी है। ये वाले पोर्शन पर और ये पोर्शन पर जो रॉक है, इस रॉक की सिमिलरिटी, एक ही एज के दोनों हैं, सेम चट्टान और सेम एज। ये बता रहा है कि ये तो एक ही साथ थे और उसके बाद अलग अलग हुए हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल उन्होंने जो आपको लिखना है अपने मेंस के आंसर पर, वो लिखना है फॉसिल्स, जीवाश्म। जो पुराने जीव जंतु पेड़ पौधे के बचे हुए अंश आज हैं वो फॉसिल्स कहे जाते हैं, जीवाश्म कहे जाते हैं। और वो
अफ्रीका के इस जोन का, साउथ अमेरिका के इस जोन का, भारत का, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो जीवाश्म मिल रहा है, वो सारे जीवाश्म जो है वो एक ही काल के हैं, एक ही जैसे हैं। इससे पता चलता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ रहे होंगे। और आप नेक्स्ट अगर पॉइंट पर ध्यान देंगे तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया कि जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन हैं, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, अभी देखिए आपको ये पढ़ा रहे, लेकिन ये आईएएस के मेंस का एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में कि व्हाट इज द रीजन ऑल द यंग फोल्डिंग माउंटेन आर लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट। क्या कारण है कि जितने भी नवीन मुर्दार पर्वत पाए जाते हैं वो अपने महाद्वीप के किनारे पर है, वो अपने महाद्वीप के किनारे पर है। आप हिमालय को देख ले तो देखिए ये भी एशिया के किनारे पर है। आप रॉकी को देख ले तो अमेरिका के किनारे पर है, एंडीज को देख ले तो किनारे पर है, यूरोप को देख ले तो किनारे पर है, अफ्रीका का एटलस को देख ले तो किनारे पर है। सारे माउंटेन रेंज, क्या कारण है कि वो किनारे पर है? तो इन्होंने ये बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रही थी। जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि वेगनर ने 90% चीजों को सही बता दिया। सिर्फ जो तर्क दिया कि क्यों, कैसे इंडिया अगर था अफ्रीका के साथ तो भैया कैसे वो टूट करके ऊपर आ गया, वो चाइना से कैसे ज्वाइंट हो गया, ये सारी चीज़ों को लेकर के बाद में रिसर्च शुरू हुआ। तो इसके पहले कि बाद के रिसर्च में जाएं, अब आप सीधा इस मैप से इन चीज़ों को समझेंगे जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो आपको हम समझा रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर साउथ अमेरिका, ये वाली पोर्शन, अभी आप उस पॉइंट को देखिए कि ये, इसलिए हम आपको एक दिन मैप वर्ल्ड का पहले बता ही रहे थे। तो वर्ल्ड का मैप ऐसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट उसका यूज है सब जगह पर, इसलिए हम आप लोगों को वर्ल्ड का मैप पहले समझा दे रहे थे। कारण ये था। तो साउथ अमेरिका आपको मैप बनाना है एग्जाम में, और इसका ये पोर्शन को अगर पुश करेंगे तो ये यहाँ पर अफ्रीका में आकर के फिट हो जाएगा। ये अफ्रीका में आकर के इस कलर में, आपको कंट्री से मतलब नहीं है, इस वक्त में ब्लॉक दिख रहा होगा, आप ब्लॉक को देखें तो यहाँ पर आकर के फिट हो जा रहा है। और अल्फ्रेड वेगनर ये बताते हैं कि यहाँ से जिस समय में साउथ अमेरिका टूट के अलग हो रहा था, उस समय बीच में अटलांटिक महासागर तैयार हो रहा था। यहाँ से जब अमेरिका इधर जा रहा था, साउथ अमेरिका, उस समय में इंडिया, वो इस, देखिए इंडिया का ये वाला पोर्शन यहाँ से टूटा है, इस जगह से। ये वाला पोर्शन को देखिए यहाँ पर ऐसे सुला देंगे, ऐसे भारत को ऐसे स्लीपिंग मोड में कर देंगे तो आपको ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा आकर ये जोन में। और यहीं से उस समय में मेडागास्कर टूट गया। ये ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ ज्वाइंट था पहले, तो ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, इंडिया उधर चला गया। इसके लिए वेगनर ने कुछ नहीं बताया ऐसा क्यों हुआ। और ये जो अंटार्कटिका नीचे देख रहे व्हाइट कलर, ये वाला, ये अंटार्कटिका पहले अमेरिका के साथ था। साउथ अमेरिका जब अभी बोल रहे हैं मतलब साउथ अमेरिका का बात कर रहे हैं। और ये वाला इलाका है जो पिंक कलर दिख रहा है, कनाडा है। और ये वाली यूएसए है जहाँ पर अभी इतना ज़्यादा लूट चल रहा है, यूएसए, नस्ल भेदी हिंसा चल रही है। तो ये चीज़ें ऐसे, ये दबा हुआ था पोर्शन नीचे की ओर, ये यहाँ से ऐसे दबा हुआ था। ये चीज़ें यहाँ फिट कर दीजिए। जब ये फिट हो जाएगा तो फिर ये वाला चीज़ को ऐसे खींच करके
देखिए यहाँ पर दबा देंगे, इसके साथ देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर दिख रहा है, ये वाला पिंक, तो इसको यहाँ पर लाएंगे, देखिए जगह में फिट हो जाएगा इधर में आकर के। तो ये कैसे, जो पंखा खुलता है ना ऐसे, वो घर वाली जो पंखा होती है गोल वाली, तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये जैसे देखिए ऐसे 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 ओपन उधर गया, ये तो नीचे से इधर गया, और ये वाली चीज़ें यहाँ से ये इस प्रकार से देखिए ऐसे ये ऐसे ऐसे जाने लगा, ये चीज़ें ऐसे ऊपर की ओर ऐसे चला गया। अभी ये तो चल रहा है, आने वाले करोड़ों साल के बाद क्या हो जाएगा, आने वाले करोड़ों साल में क्या होगा, ये इधर जा रहा है, अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है, इसकी चौड़ाई प्रत्येक साल 5 से 10 इंच चौड़ी हो जा रही है। करोड़ों साल में कितना हो गया, अभी पृथ्वी का तो जमीन इतना ही है, ये तो ऐसे गोल है ना, अभी आप इसको ऐसे तो आपको समझ में आएगा, इसको ऐसे गोल बना देते, थोड़ा सा ट्रेंगुलर दिखेगा लेकिन आपको गोल समझना है फिलहाल के लिए। तो ये वाली इधर आ रही है और ये वाली इधर आ रही है, तो ये वाली नीचे चौड़ी हो रही है, ये महासागर चौड़ी हो रही है, तो ये इस महासागर का जगह को लेगा, और ये पीछे साइड में ये वाला देखिए इलाका, ये इलाका और ये इलाका, तो ये वाला इलाका जो है पैसिफिक ओशन का है, ये भी पैसिफिक ओशन है, क्योंकि इसको जब फोल्ड करेंगे पीछे की ओर, जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पीछे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होने वाला है, आज से करोड़ों साल के बाद क्या होगा, अभी ये चाइना जाकर के अमेरिका में सट जाएगा, इसकी बहुत लड़ाई अभी चल रही है, लेकिन करोड़ों साल के बाद चाइना और अमेरिका एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। और इंडिया, देखिए इंडिया इधर जा रहा है, जब चाइना जा रहा है तो इंडिया भी इधर मूव कर रहा है, पूरा ब्लॉक मूव कर रहा है। उस समय में आपको अमेरिका, यहाँ से अमेरिका जाने में 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, इतना आराम हो जाएगा आपको, क्योंकि ये ब्लॉक पीछे तरफ से जाकर के ज्वाइंट हो जाएगा। और ये महासागर, अटलांटिक महासागर बहुत बड़ी हो जाएगी। ज्योग्राफर ये भी बोलते हैं कि इतना ही नहीं बदलेगा, आने वाले समय में ये जो अफ्रीका आपको दिख रहा है, ये पूरी अफ्रीका, आधा यहाँ से लाल सागर जो हमने एक दिन आपको पढ़ाया था पश्चिमी एशिया में, तो ये लाल सागर सऊदी अरब ऐसे होते हुए और ये पूरा ब्लॉक जो है ये टूट करके अलग हो जाएगा। इंडिया, नर्मदा नदी जो आपने पढ़ा था एक दिन, वहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा। ऐसे पूरे वर्ल्ड में हो सकता है कि 50 कॉन्टिनेंट बन जाए, इसमें क्या दिक्कत होगा। ये प्रोसेस चल रहा है, और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये एक दिन में नहीं होता है ना। और इसी प्रोसेस को समझने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब अपार्ट, दूर जाना, तो पहले सब एक थे फिर धीरे धीरे दूर चले गए, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्टिंग हुई, मतलब दूर जाना, दोनों दूर दूर चले गए। तो जब इसकी आलोचना होने लगी, ये तो सारा चीज बता दिए लेकिन कुछ बात तो बताई ही नहीं। ये बताना भूल गए कि फिर जब ऑस्ट्रेलिया इधर आ रहा था तो भारत उधर क्यों गया। तो इस समस्या से, इसको एक बार अच्छा से मैप देख लेंगे और घर में आप रखें तो खोल के बैठेंगे उसको, क्योंकि अभी उसका जिक्र करेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। इसकी ढेर सारी आलोचनाएं जो आपको मिल जाएगी नोट्स में, और उसको बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत रिसेंट कॉन्सेप्ट है और इस वक्त पृथ्वी पर घटने वाली प्रत्येक घटना को उसी से जोड़कर देखना है। तो हम पूरी चीज को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में भी जरूर आएगा। ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत आखिर क्या है, भूवितरणकी का सिद्धांत क्या है,
और कैसे ये काम करता है, ये काम कैसे करता है, इसके लिए 2-3 चीज को पहले जानना है। सबसे पहले ये जानना है कि पृथ्वी के ऊपर, ये सारे लोग जानते होंगे, बहुत बार आप लोग पढ़े हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्योंकि इसको जानेंगे तब प्लेट टेक्टोनिक समझ में आएगा, वाटर प्लेट्स तो समझ में आएंगे। क्रस्ट जो है इसकी एवरेज मोटाई 35 किलोमीटर की है। क्रस्ट का मतलब होता है पृथ्वी का ऊपरी सतह, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अब ऊपरी सतह जो है ये समुद्र में भी है, माउंटेन के भी ऊपर है, और हमारे धरातल पर, जमीन पर भी है। तो माउंटेन में ये 55 से 70 किलोमीटर मोटी है, ये 55 से 70 किलोमीटर मोटी है। ठीक है, पहला। दूसरा, सेकेंड पॉइंट है कि ये आपको माउंटेन में बता रहे, पर्वत पर, और समुद्र में 10 से 15 किलोमीटर ही मोटी है। ये क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा कि एवरेज हमारे पृथ्वी पर ये 33 किलोमीटर है, 33। इसलिए जब तीनों का एवरेज निकालते हैं तो बताते हैं कि 35 किलोमीटर मोटी है। तो ये जो 35 किलोमीटर मोटी है पृथ्वी, इसमें ऊपरी परत माने अपर मोस्ट तो जो है वो सॉलिड होगा, तो आप भी जान रहे। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब जो 35 किलोमीटर नीचे वाली पार्ट होगी, ये वाली, ये क्या हो रहा है कि नीचे वाला सेमी लिक्विड एक लाइन होगा, और इसके ठीक ऊपर सेमी सॉलिड होगा, और इसके ऊपर सॉलिड शुरू होता होगा, और इसके नीचे लिक्विड शुरू होता होगा। यानी कि यहां पर अगर दो ऐसा जोन बना दे, तो ये अगर क्रस्ट है हमारा ऊपरी, जो हमारा ऊपर का सबसे अपर मोस्ट लेयर, तो इस क्रस्ट को, भूपटल, इसके कहीं तो नीचे में जाकर के मैग्मा होगा, किसी स्थान पर होगा। 1 किलोमीटर में हो, 2 किलोमीटर में हो, 50 किलोमीटर में हो, कहीं तो होगा। तो मैग्मा जब होगा तो ये पूरा का पूरा तो मैग्मा नहीं है, तो इसका ऊपर सॉलिड है, और नीचे वाले एक जगह ऐसा आया होगा जब ये सेमी सॉलिड होना शुरू हो गया होगा, और उसके बाद ये सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा, नीचे पूरा लिक्विड हो गया होगा। तो 35 किलोमीटर नीचे। अब कैसे ये पता चला कि 35 ही किलोमीटर है? तो पृथ्वी के अंदर अलग अलग चट्टानों का अलग अलग कैरेक्टर होता है, और एक कैरेक्टर पर निकाला जाता है कि कितने गहराई पर क्या है। ज्योग्राफी में इसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी, थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी हम वर्ड, सिर्फ वर्ड हम अंग्रेजी का यूज करेंगे, इसके लिए हिंदी वाले माफ़ कीजिएगा। कुछ कुछ वर्ड और समझा देंगे हिंदी में पूरी चीज़ें, या इसको अनकन्फर्मिटी बोला जाता है। कुछ महाद्वीपीय विसरण ये कुछ हिंदी में बोलते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी क्या है? ये बोल रहा है कि पृथ्वी के अंदर जब हम जाएंगे, तो पृथ्वी के अंदर जाने के बाद क्या होगा कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो एक खास गहराई के बाद कैरेक्टर ऑफ द रॉक चेंज होगा। तो जिस स्थान पर ये चेंज हो रहा है वहां पर एक माना हुआ एक लाइन है,
कि दैट इज द डिवीजन लाइन बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल, मतलब भूपटल और पृथ्वी का मध्यम भाग के बीच का वो एक रेखा है, एक डिवीजन रेखा है। तो क्या लिखे हैं, दुर्बल मंडल, अच्छा दुर्बल मंडल उसको बोलते हैं। हाँ हो सकता है। तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ आप पढ़ ही रहे हैं। हम सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक में जाना है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझाना पड़ रहा है आपको कि जब हम बात करते हैं कि कैसे नीचे मैग्मा और ऊपर जमीन और बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, जिसको मोहो, ये आदमी का नाम है, इसका नाम नहीं परिवर्तन होगा, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। मोहोविसिक, ये 35 किलोमीटर पर है। अब इसके ऊपर, क्रस्ट के ऊपर हिमालय पहाड़ है, क्रस्ट के ऊपर एंडीज माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी है, हजारों ज्वालामुखी है, हजारों माउंटेन है, इतने बिल्डिंग है, इतने लोग हैं, तो इतना भारी है। तो ये कैसे संभव है कि इतने बड़े बड़े ऊंचे पर्वत एक लिक्विड के ऊपर में खड़े हैं? ये तो डूब जाना चाहिए, ये तो नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूबता। नहीं तो कोई लिक्विड में आप सॉलिड रखिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे वो मर्ज करने लगेगा, धीरे धीरे मर्ज करने लगेगा, ऐसे ये नीचे चला जाएगा। लेकिन वो तो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बर्फ पानी में डूबता है क्या? बर्फ की डेंसिटी कम है, तो बर्फ पानी में नहीं डूबता। उसी प्रकार से हम जिन चट्टानों पर खड़े हैं, इसकी डेंसिटी कम है। इसकी डेंसिटी कम होने के चलते ये चट्टान सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम से बनी है, और सिलिका मैग्नीशियम से बनी है। सियाल और सीमा पढ़े होंगे, तो हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट और समुद्र के सतह पर बेसॉल्ट चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह में ग्रेनाइट और पृथ्वी के निचले सतह में बेसॉल्ट का निर्माण होता है। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेनाइट और बेसॉल्ट का जो निर्माण होता है, क्या इस निर्माण से पृथ्वी आगे मूवमेंट कर रही है? क्रस्ट तो बनने लगा, और नीचे जो मैग्मा है इसमें ओलिवीन और पाइरोक्सीन होता है। ओलिवीन एंड पाइरोक्सीन होता है। इस ओलिवीन एंड पाइरोक्सीन जो है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए किसी भी चट्टान को ये डूबने नहीं देती है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब आगे समझना है कि कैसे पृथ्वी के अंदर कैसे आखिर ये मूवमेंट हो रहा है। अब प्लेट टेक्टोनिक पर आएंगे।
प्रकार के सिद्धांत आए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझने के लिए। आगे 3 सिद्धांत आया। पहला सिद्धांत जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल का विस्तार होना, जिस सिद्धांत को दिया था हेरी हेस ने। दूसरा सिद्धांत आया कन्वेक्शन करेंट, इस सिद्धांत को दिया ओम्स ने। और तीसरा आया प्लेट टेक्टोनिक, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है। इस सिद्धांत को दिया विल्सन ने। ये 3 सिद्धांत मिलकर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के हाइपोथेसिस को सिद्ध करने का कोशिश किया। हम लोग इस पर कंसंट्रेट करेंगे। अभी तक जितना बताए हैं वो आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी तक आपको जितना बताया गया, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक में मूव कर रहे हैं। आप जल्दी से बताएं कि अभी तक जो बताए हैं इसमें से कहीं कोई डाउट है किसी को, तो इसी समय में पूछ लेंगे। तो जल्दी से मैसेज कीजिए। अगर अभी किसी को डाउट है तो आप मैसेज करें, कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कीजिए। क्लियर है सारे लोगों का? बेसॉल्ट चट्टान है, इसमें तो सारे लोगों की क्लियर अभी आ रही है मैसेज। चलिए, क्लियर नहीं है? हाँ, बेसॉल्ट चट्टान जो है वोल्केनिक इरप्शन के बाद बनता है। एक चट्टान का नाम है वोल्केनिक रॉक। तो चलिए, क्लियर है सारे लोगों का? आगे मूव कर जाते। किसी को समझना है इसी समय में बोलेंगे। चलिए ठीक है, तब तक आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान करके चलिए एग्जाम में आएगा। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस लिख रहे हैं, जेपीएससी लिख रहे हैं, बीपीएससी लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन को रट लेना, दिमाग में आएगा। इसी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी के आधार पर रॉकी माउंटेन बना, एंडीज बना, आल्प्स बना। तो इसको एकदम कॉन्सेप्ट में रखना है। एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे भूवितरणकी का सिद्धांत को, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत को। सबसे पहले जानना है कि प्लेट किसे कहते हैं, समझ गए? क्रस्ट। प्लेट का मतलब क्रस्ट, एकदम सिंपल समझिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो क्रस्ट है वो प्लेट है, और ये क्रस्ट हमारी पृथ्वी का भी है, और पृथ्वी में कॉन्टिनेंट का है, समुद्र का है और माउंटेन का। ये ध्यान रखिएगा। ये क्रस्ट किसी भी चीज का, किसी के भी तो नीचे क्रस्ट है, प्लेट है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्रस्ट है जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी कोई हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा रोल अगर होगा तो कन्वेक्शन करंट का होगा। कन्वेक्शन करंट का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि अच्छा, कुछ चीजें देखिए सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, लेकिन हमको समझाने के लिए पढ़ाना होगा, वो जरूरी है, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम उसको बताएंगे। जैसे वर्ल्ड का मानचित्र आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो समझाना जरूरी है। तो जैसे कुछ लोगों ने मैडम को फ़ोन किया कि नहीं सर, वो तो सिलेबस में है नहीं, विश्व का भूगोल क्यों पढ़ा रहे हैं? तो उसको ज़रूरी पड़ जाता है ना। वो तो आपको समझना होगा कि अगर डायरेक्ट पढ़ा दे रहे और समझाने के जगह पर भी हम बोल देंगे ये रोक, तो आप जब तक जानिएगा नहीं किधर है तो कैसे समझिएगा? फिर तो रट्टू मार हो गया। फिर तो नोट्स तो 12,000 स्टूडेंट हमसे खरीद रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो नोट्स एक अलग कहानी है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बना लिए तो क्वेश्चन कितना भी घुमा देगा, आपका कोई आदमी आपको फेल नहीं कर सकता। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाने पर ध्यान देना, ठीक है? और करेंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल है, जैसा शिवा गंजू ने लिखा। तो ये सही बात है।
और ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए, प्लेट टेक्टोनिक में हम जैसा बता रहे हैं कि प्लेट जो है वो 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। प्लेट ध्यान रखना है, कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है, ओशन का भी हो सकता है। प्लेट मतलब उसका नीचे का सतह का बात कर रहे हैं, नीचे का सतह। महासागर जब बात होगी ओशन की तो आपको अपने से समझना है 5 से 15 किलोमीटर मोटा होगा। जब बोलेंगे इंडियन प्लेट 30 से 35 किलोमीटर मोटा होगा। हिमालयन प्लेट 55 किलोमीटर मोटा, कॉमन सेंस लगा देना है। अरबियन प्लेट 35 किलोमीटर मोटा होगा। अब बोलेंगे पैसिफिक प्लेट 15 किलोमीटर मोटा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जैसे ही बोलेंगे अमेरिकन प्लेट 35 किलोमीटर मोटा होगा। तो ये जितने प्लेट हैं इसको मूवमेंट करवाने वाली जो है वो है मैग्मा, कन्वेक्शन करेंट, जो नीचे से मैग्मा आ रही है और मैग्मा जिधर जा रही है। क्योंकि इसके लिए तो कोई एग्रीमेंट नहीं ना किया है मैग्मा कागज पत्थर में कि हमको इसी रूट को जिंदगी भर फॉलो करना है। ये तो पृथ्वी की अंदरूनी एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो काम कर रही है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर कहां से आ गया, ये आया कहां से। तो चलिए फास्ट आंसर दीजिए, कौन दीजिएगा सबसे पहले। पृथ्वी के अंदर ये टेम्परेचर कहां से आ गया, मैग्मा कैसे पिघल गया, फास्ट एकदम। पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कैसे आया और ये इतना क्यों पिघल गया, अंदर का चट्टान कहां से आ गया। सन से आ गया, अंदर कोयला का आग लगा हुआ है, पेट्रोल जल रहा है, कहां से आया वो टेम्परेचर। जल्दी से कोई इसमें बताना चाहेंगे, एक वर्ड में बता सकते हैं, एक वर्ड में, 2 वर्ड में, क्विक। क्या आ गया, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रॉन्ग है। नेक्स्ट विनोद कुमार, निरंजन कुमार, हाई प्रेशर रॉन्ग है। अगला सन से गलत है। नेक्स्ट बताइए, पृथ्वी के अंदर इतना ये लिख रहे हैं उच्च दाब, वो तो गलत हो गया। फोसिल फ्यूल, मैंने कोयला में आग लगा हुआ है, गलत है। पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर कहां से आया, कंप्रेशन से, गलत है। उधर कोई आंसर है उसमें, नहीं, गलत है। दाब के कारण गलत है। प्लेट के घर्षण से, ये भी गलत हो गया। नमिता मुर्मू, प्लेट के घर्षण से, कोर हीटिंग, ये भी गलत है। पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर कहां से आया कि सारी चीजें, और इनर कोर तो हमारा सॉलिड है, जो इनर कोर है ना। यस, आंसर आ गया, देखिए अभी है ना। ये किस, कौन है, विनोद कुमार। विनोद कुमार का सही आंसर है और सही उत्तर होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा गुरुत्वाकर्षण आप है जो हमारे लिए सही है, वही आपके नहीं समझ में आया। फ्रिक्शन ऑफ प्लेट्स नहीं, अभी ये सही उत्तर। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक गुण होती है कि ये ऑटोमेटिक डिजेंटिग्रेशन होता है, ऑटोमेटिक यूनिफिकेशन होता है, अपने से जुड़ता है, अपने से टूटता है। तो जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे ना आर्किमिडीज का, आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत में बताया था कि एनर्जी नष्ट नहीं होती है। महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा मरती नहीं, व्यक्ति का शरीर मर जाता है, सामान नष्ट हो जाता है, इसको तोड़ेंगे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये जहां भी रहेंगे ये आपस में जुड़ते रहेंगे और खुद से टूटते रहेंगे, और दोनों केसेज में एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द डिग्रीनेस ऑफ हीट। तो
जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पृथ्वी पर अंदर की जो चीज़ें हैं वो पिघल जाती हैं। और किसी ने भी कुछ लिखा था हाई प्रेशर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ दे रहे हैं, एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ आईएएस में। अधिकांश ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत के पास ही क्यों पाए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन इज लोकेटेड नियर द यंग फोल्ड माउंटेन? क्या कारण है कि मुर्दार पर्वत के नजदीक ही वहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो चलिए आप लोग तब तक क्वेश्चन का रिसर्च कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या कारण है कि ज्वालामुखी जितनी भी बनते हैं वो अधिकांश ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत के किनारे ही होते हैं? और इसका लॉजिक आपको खोजना है। लॉजिक प्रेशर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे ये आपको बताना है। तो तब तक आप इस पर रिसर्च भी करें और तब तक आगे हम बढ़ जाते हैं। तो प्लेट जो है, इसमें पहला प्लेट लिखिए आप। पहला प्लेट होता है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, हिंदी में लिखेंगे संरचनात्मक। संरचनात्मक। दूसरा प्लेट होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, मतलब टूटने वाला, टूटने वाला। और तीसरा प्लेट जो होता है थर्ड, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल प्लेट, जो ना तो टूटता है ना तो जुटता है। जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट होता है, इसका नेचर, इसकी प्रकृति होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब प्रकृति अलग होने का है, लेकिन जिसकी प्रकृति अलग होने की है उसका प्लेट कंस्ट्रक्ट होगा, भी समझाएंगे कैसे होगा। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जहां पर प्लेट कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब एक दूसरे में टकराने की नौबत आएगी, तो वहां पर प्लेट नष्ट होगा, इसलिए लिखे डिस्ट्रक्टिव। हिंदी में थोड़ा मदद करिएगा, हिंदी के खाली टर्म्स, इसका एग्जैक्ट क्या होता है देख लेंगे। और कंजर्वेटिव का मतलब न्यूट्रल, मतलब ना तो टूटता है ना तो झुकता है, और ये घर्षण बल वाला होगा, घर्षणात्मक। तो ये फ्रिक्शन वाला है, ये फ्रिक्शन वाला है, घर्षण वाला है। पूरे पृथ्वी पर यही 3 प्रकार के प्लेट होते हैं, और ये जो 3 प्लेट होते हैं, ये प्लेट ही, इसी से भूकंप आता है, इसी से माउंटेन बनता है, इसी से पठार बनता है, इसी से ज्वालामुखी बनता है, इसी से मैदान बनता है, इसी से घाटी बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। सो वॉट एवर ज्योग्राफिकल प्रोसेस इज देयर, दीज प्लेट्स आर रेस्पॉन्सिबल बेसिकली। ये प्लेट इतने महत्वपूर्ण है। अब ये तो 3 प्लेट है, लेकिन ये प्लेट जैसा हमने बताया कि ये प्लेट जमीन में भी हो सकते हैं, ये प्लेट स्थल खंड में हो सकते हैं, ये प्लेट समुद्र में हो सकता है, और दोनों में हो सकता है। प्लेट का मतलब क्रस्ट हो रहा है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों प्लेट इंपॉर्टेंट है, और तीनों से आपकी पूरी ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगी जब आप इसको समझ जाइएगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, ये प्लेट पहला कंस्ट्रक्टिव। अभी ये प्लेट क्या बोलता ना कि जैसे ये है, देखिए प्लेट का कैसा ज्योग्राफी में बहुत मायने रखता है कि आप किसी चीज़ को मैप पर दिखाएं, वर्ल्ड के मैप पर दिखाएं, बहुत मायने होता है। हम दोनों चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पृथ्वी के अंदर का मैग्मा है, ये है मैग्मा।
तो जब ये मैग्मा ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये धीरे धीरे ये मैग्मा की मूवमेंट इस प्रकार से अगर हो रही है, क्योंकि मैग्मा का भी अलग अलग पृथ्वी के अंदर नेचर है, तो ये मैग्मा दो अलग दिशा में जा रहा है ऐसे। मतलब मैग्मा का नेचर ये क्या कैसे हुआ, देखिए ये ऐसे उठा और ये ऐसे डाइवर्ज कर गया। देखिए ऐसे उठा, ऐसे डाइवर्ज कर गया, और ये मैग्मा डाइवर्ज करके फिर इधर नीचे आया, फिर यहाँ पर मूवमेंट हुआ, देखिए फिर यहाँ ऊपर आया, और ये वाली मैग्मा ऐसे हुआ, ऐसे डाइवर्ज हुआ, ऐसे हुआ, इस प्रकार से हुआ। इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट मैग्मा। ये मैग्मा क्या हुआ, ये डाइवर्ज कर गया, मतलब मैग्मा दो अलग अलग दिशा में चला गया। और ये चीजें लाखों वर्ष तक हो रहा है। तो ये क्या हुआ, जब लाखों वर्ष तक हो रहा है तो धीरे धीरे यहां पर जहां पर ये हिट कर रहा है मैग्मा, यहां पर धीरे धीरे एक टेंशन फोर्स काम करना शुरू करेगा। ऐसे एक टेंशन फोर्स काम करना शुरू करेगा, और ये पूरे क्रस्ट पर, ये पूरे क्रस्ट पर, यहां पर ये मैग्मा जिधर जा रहा है इसको, अर्थ को उधर खींचेगा। ये मतलब ये वाला ब्लॉक इधर जाना चाहेगा और ये वाला ब्लॉक इधर जाना चाहेगा। तो ये दोनों ऐसे अपोजिट जा रहा है। और जब अपोजिट जा रहा है मैग्मा, तो करोड़ों साल के बाद क्या हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा गैप मिल जाए मैग्मा को, और जैसे मैग्मा को गैप मिला तो इस एरिया में यहाँ पर हो सकता है कि मैग्मा ऊपर आना देखिए शुरू हो गया, ये तो टूट गया। और जैसे ऊपर आएगा, जैसे ये टूटा, ये टूट करके थोड़ा सा अलग हुआ, ये मैग्मा ऊपर आ गया, देखिए यहाँ से ऊपर आ गया। और जैसे ये मैग्मा ऊपर आएगा, वैसे यहाँ पर अगर पानी है तो क्या किया, इसको ठंडा कर दिया तुरंत, फिर ठंडा हो गया तो यहाँ पर ये ऐसे ज्वाइंट हो गया, फिर इसको ये मैग्मा इजीली तोड़ दिया, फिर ये और इधर चला गया, ये और इधर चला गया, तो फिर धीरे धीरे ज्वाइंट ऐसे होते गया, मैग्मा उसमें नया ज्वाइंट हो रहा है। करोड़ों साल के बाद क्या होगा, ये प्लेट की चौड़ाई बढ़ गई, और इसकी उम्र, इसकी जो अभी उम्र है, ये उम्र इसके तुलना में ये पुराना होगा, ये नया मैग्मा होगा, फिर ये वाला और पुराना होगा। ये डिस्ट्रक्टिव है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव मैग्मा की, और जो कंस्ट्रक्टिव मैग्मा होगा वहां पर नेचर ऑफ द प्लेट क्या होगा, डाइवर्जेंट। प्लेट का नेचर डाइवर्जेंट होगा ना, दो अलग अलग दिशा में ऐसे मैग्मा उठा और ऐसे दो अलग अलग दिशा में चला गया, फिर मैग्मा उठा, अलग अलग दिशा में चला गया। और जैसे ही ये जा रहा तो ऊपर जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को ये तोड़ने की कोशिश करेगी, और धीरे धीरे इसको तोड़ करके क्या होगा कि एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा, और यहाँ पर नया मैग्मा आ जाएगा। अब ये वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो आईएएस में इसको आपने ड्रॉ कर लिया तो मिटा देते, और अभी मिटा करके आगे बताते कि इस पर आईएएस परीक्षा में कई बार मेंस में ज्योग्राफी में आया हुआ क्वेश्चन है, मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, हिंदी में मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। अभी एक डेली का एक प्रॉब्लम है कि एक क्लास चल रहा है, 1 घंटे का एक चल रहा है, 2 घंटे का। अभी 1 घंटे वाले बेचारे का बीच में ब्रेक लग जाता है, उनको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। तो रेगुलर क्लासेस करनी है तो हमें लगता है कि आप सारे लोग, इतनी सुविधा दी जा रही है, जिनको जो समस्या है उस पर दिया जा रहा है,
तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आ जाइएगा तो ज़्यादा हमें लगता है कि अच्छा होगा। क्लासेस 3 घंटे की भी होगी, 4 घंटे की भी होगी, इसके लिए भी निश्चिंत रहना है। बट मैनेजमेंट चाहती है कि उसकी जो स्कीम है उस पर आप आ जाएं, ताकि उनके ऊपर एक हेडेक नहीं हो कि 3 महीने बाद परीक्षा हो तो सारा सिलेबस तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, 2 महीने 3 महीने का हो। तो अभी 1 घंटे वाले के लिए हमारा मैनेजमेंट उधर से इशारा कर रहा है कि सर इसको ऑफ करना पड़ेगा, बाकी लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो आपको बता रहे थे कि अटलांटिक महासागर का अगर आप देखेंगे तो इस पर भी शॉर्ट नोट्स आया हुआ है, तो हम उसी हिसाब से आपको बता देते ताकि आप इसको बनाने की कोशिश करें और एग्ज़ाम में भी आप, हमें लगता है कि आसानी से इसको बना पाएंगे। कम से कम आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इस और ये वाली यूरोप का पोर्शन है और इधर का साइड थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए बता रहे थे कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, ऐसा दिक्कत नहीं होता। ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट वन साइड दिखाए हैं। नॉर्थ अमेरिका में तो आप अभी बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हैं। अभी देखिए ये एस शेप में, इसके नीचे क्या हो रहा है अटलांटिक महासागर के नीचे, कि इसका यहाँ से मैग्मा ऐसे आकर के ऐसे चला जा रहा है। देखिए इस प्रकार से ये मैग्मा इधर से आकर के इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है ऐसे, और उसी प्रकार से ये मैग्मा ऐसे मूवमेंट कर रहा है। और जब मैग्मा दो अलग अलग दिशा में जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी, जैसे ये तो अटलांटिक महासागर का नीचे वाला तल टूट गया, तो जब वो टूट गया और ये मैग्मा एक उधर जा रहा है किधर जा रहा है, मतलब अफ्रीका मूव दिस साइड, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका मूव्स दिस साइड। ये वेस्ट की ओर जा रहा है, ये ईस्ट की ओर, मतलब ये ईस्ट की ओर जा रहा है, ये वेस्ट की ओर जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इस प्रकार से जो तीर का निशान दिखा रहे सामने की ओर, ये मैग्मा ऊपर आ रहा है। देखिए ऐसे ऐसे मैग्मा एक दिखा रहे इधर की ओर अपोजिट, और एक दिखा रहे सामने की ओर, मैग्मा ऊपर आ रहा है। और जब मैग्मा ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर आकर के वो ठंडा हो रहा है। देखिए ये ठंडा हो रहा है ऐसे। लाखों करोड़ों साल में क्या हो रहा है, हर साल 4 से 5 सेंटीमीटर, 5 इंच, लगभग 7-8 सेंटीमीटर होगा, 5 इंच से थोड़ा कम होता है, वो ये थोड़ी चौड़ी हो गई। एक साल में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन लाखों साल में पता चलेगा। और ये इधर पुश हो रहा है। देखिए लाल सागर वाला एरिया है, ये वेस्ट एशिया, ऐसे जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, ये इधर जा रहा है, यूरोप इधर जा रहा है, अमेरिका उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अटलांटिक महासागर चौड़ी होती जा रही है। और ये जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, देखिए उधर जाकर के वो दूसरे एरिया में जाके कवर अप करेगा। तो पहला जो है जिसमें अटलांटिक ओशन, इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे, अटलांटिक ओशन। जो अटलांटिक ओशन है वो लगातार चौड़ी होती जा रही है, इसका यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है समुद्र के तल पर, और अटलांटिक महासागर में ये चीज़ें हो रही हैं। अफ्रीका उधर मूवमेंट कर रहा है, ये इधर मूवमेंट कर रहा है, और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ रही है। तो इसको बना लिए आप लोग। ये बना लिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देखें इसी चीज को, ये जो पिक्चर हमने यहां बनाया, इसी चीज को अभी आप यहां देखें।
यहां पर जब देखेंगे आप, जो हम शुरू में बता रहे थे कि अटलांटिक महासागर जो एस शेप का, इसके नीचे एस शेप है, इसके नीचे एस शेप है, और ये जो एस शेप है इसमें एक साइड, ये जो आपको अभी यहां पर हमने बताया इस जगह पर, उसको यहां पर समझिए कि अटलांटिक महासागर के नीचे का तल टूट रहा है और वो टूट करके एक और जा रहा है, ये टूट करके अपोजिट और जा रहा है, दोनों दो दिशा में जा रहे हैं। और इससे क्या हुआ, इस टूट के चलते पृथ्वी पर अगर देखेंगे कि पृथ्वी पर मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। सो राइजिंग ऑफ और ओरिजिन ऑफ मिड अटलांटिक रिज, रिज मतलब उच्च भूमि, अटलांटिक महासागर के सतह पर एक उच्च भूमि है, क्योंकि डेली डेली लावा आ रहा है ऊपर, मैग्मा ऊपर आ रहा है, मैग्मा ऊपर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो डेली मैग्मा ऊपर आ रहा है, और ऊपर आने के बाद क्या हो रहा है कि अटलांटिक महासागर के पानी से वो सटा, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो तुरंत सॉलिड बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि ताज़ा मैग्मा है तो भी कमज़ोर है, नरम है। तब तक दूसरी मैग्मा ने पुश किया, फिर उसने उसे तोड़ दिया, और धीरे धीरे अगर देखेंगे तो ये टूट करके इस प्रकार से इधर दोनों ओर में जा रही है, मैग्मा बनते जा रहा है। इसलिए ये जोन जो है नीचे में, अब इसी से देखिए टेम्परेचर भी बढ़ता है समुद्र का, समुद्र के अंदर अगर देखेंगे तो टेम्परेचर इससे बढ़ता है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग, और ये देखते हैं, इसको हटा देते हैं मैप को, इसका काम हो गया। जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे सामने ही रखते हैं ताकि आप लोगों को तुरंत लगा दें। तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ कोशिश करना है, लिखने से ज़्यादा दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है और जहाँ फ्लो चार्ट की जगह नहीं है वहाँ मैप बना करके बताया है, यू विल डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स। और सिविल सर्विस में, जेपीएससी में 5 नंबर 2 नंबर बहुत मायने होता है। आप किसी से क्रिकेट मैच में आप देखते हैं ना, 300 रन भी कोई टीम बना लेती है और 299 बन के विपक्ष वाला हार जाती है, तो 1 नंबर वहाँ तक पहुँचा। कोई टीम 0 बना के भी आउट होती है, अलग बात है, लेकिन एक एक नंबर मायने होता है। तो आप लोग जो नोट्स की बात करते हैं, नोट्स एक कॉमन सबके पास रहता है जो हम देंगे। अब आपको उसमें अपने अनुसार से, अब हो सकता है किसी की सुंदर लिखावट हो, वो तो हो सकता है, तो आपको 2-4 नंबर ज़्यादा आ जाता है। कोई आदमी मैप बहुत सुंदर बनाता हो, उसको 2-4 नंबर ज़्यादा दे देते हैं टीचर। कोई सही पॉइंट लिखता है, वो चीज़ें वही है, सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन जो मेंस एग्जाम होती है वह कुछ नहीं है, ओनली प्रेजेंटेशन है। अगर आप खाना बना करके और प्रेजेंट गलत कर दिए तो सारा खाना बनाया हुआ बेकार चला गया। और आपने खाना कम बनाया, प्रेजेंटेशन सुंदर कर दिए जो होटल में करता है, तो आप ज़्यादा पैसा का बिल देते। ये प्रेजेंटेशन मायने, कॉपी मेंस का मतलब होता है आप प्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज़ को। क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन लिखते समय सभी लोगों का चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि आपकी सुंदर लिखावट है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये तो आप खुद देखिए, आप टीचर है, सोचिए आप वो लोग का छोड़ दीजिए, जेपीएससी में कौन कॉपी चेक करने आता है, नहीं आता है, आपको कॉपी चेक करने दिया, आप ही एग्जामिनर है। और एक अगर ऐसे घेचर पिचर लिखा है, लिख लिख करके काट दिया, ऐसे लिखा और फिर ऐसे काट दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया आंसर, आप उसको कितना नंबर दीजिएगा? और एक सुंदर लिखा है तो कितना नंबर दीजिएगा? तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इत्मीनान से जब लिखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और हमें लगता है कि आप परीक्षा को निश्चित रूप से निकाल लीजिएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है,
और ये हमें लगता है कि आप उसमें सक्षम भी होंगे। मैप बनाइएगा जरूर घर में। हाँ, राइटिंग तो देखते ही देखता है। और बहुत जल्द आप लोगों को हम दे रहे हैं, बहुत एक सुविधा और देंगे, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं सारे लोगों का कि 1 टाइम वो लोग कर दें या 2 टाइम में भी कर दें। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि एक साथ कॉपी चेकिंग के लिए हम गूगल क्लासरूम आपको प्रोवाइड कर देंगे vinayasacademy.com का। उससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें, आप उसमें आपके आंसर को सिर्फ हम ही देख सकते हैं, दूसरे लोग नहीं देख सकते। तो आप उसमें जो भी राइटिंग है करके भेजिएगा और वो आपकी चेक होगी, वो चेक होकर के जाएगी मेंस के लिए। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी चलेगा। तो सारी ऑप्शंस आपको समय आने पे दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं कि आगे जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव। पहला तो कंस्ट्रक्टिव था, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। तो जो डिस्ट्रक्टिव है, नाम में ही छुपा हुआ है आंसर। ये बोल रहा है कि जैसे हम अलग अलग प्लेट बना देते तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस प्रकार का सोचिए कि पूरे पृथ्वी पर अलग अलग ऐसा प्लेट है, ऐसा प्लेट है। अब ये सारे मूवमेंट कर रहे हैं। कोई ये इधर मूवमेंट कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है। इस प्रकार से ये इधर कर रहे हैं, ये उधर कर रहे हैं। देखिए, इसे मूवमेंट चल रहा है। तो और इधर भी कोई प्लेट है, ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट का प्लेट है, कहीं पर महासागर है, ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये वाला से शुरुआत किए हैं हम लोग, ये एस शेप में है। देखिए, अभी इसको भी अपोजिट कर देते तो समझाने में और आसान होगा। तो यहाँ पर तो ये अटलांटिक वाला हो गया कि यहाँ पर नया मैग्मा आकर के बन गया। अभी ये उधर जा रहा है, ये तो चौड़ा हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये इधर जा रहा है तो इधर कोई दूसरा प्लेट बैठा हुआ है पहले से, कोई इधर में तीसरा प्लेट बैठा हुआ है पहले से। तो जब दोनों प्लेट सामने सामने आएंगे तो इनके टकराने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि जगह तो उतनी ही है। ये इधर से ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो ये जाकर के इधर से, जगह तो उतनी ही है ना, तो टकराने की चांस हो जाएगी। तो जब ये टकराने की नौबत आएगी तो फिर कैसे काम होगा? तो जैसे ही टकराने की नौबत आएगी तो वहां पर क्या किया जाएगा कि जो प्लेट, जब प्लेट दो सामने सामने हो जाते हैं, दो प्लेट आमने सामने हो जाते हैं, तो इतना नजदीक नहीं टकराएंगे आकर के। ये तो 35 किलोमीटर मोटा है, ये भी 35 किलोमीटर मोटा है। और अगर ये महासागर है और ये स्थल है, तो आपने अभी पढ़ा कि महासागर ओशन की प्लेट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, बेसॉल्ट से बनी है। कॉन्टिनेंट की प्लेट ग्रेनाइट से बनी है। इसलिए समुद्री प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है, समुद्री प्लेट ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है। तो जैसे ही ये दोनों प्लेट इधर जाएगा और यहाँ पर पहले से प्रशांत महासागर बैठा हुआ है और ये अफ्रीका इधर पुश कर रहा है चाइना को, तो चाइना की ओर जा रहा है। तो जैसे ही चाइना की ओर जा रहा है तो क्या होगा कि प्रशांत महासागर का प्लेट ज़्यादा है। अब ये 15 किलोमीटर मोटा है और ये 35 किलोमीटर मोटा है। तो यहाँ पर ये प्लेट नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी घनत्व ज़्यादा है। तो ये पूरा प्रशांत महासागर यहाँ तक, ये पूरा प्लेट नीचे चला गया। और जब ये प्लेट नीचे चला गया तो नीचे जैसे गया तो नीचे तो मैग्मा बैठा हुआ था। मैग्मा ने इसको तुरंत मेल्टिंग करना शुरू कर दिया और मेल्ट होने के बाद
ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आता है, सारा कुछ बताएंगे। अभी दिमाग में इतना टेंशन नहीं रखना, हमको पढ़ाने दीजिए, हम तो बता ही रहे हैं आपको। और जैसे ये तो प्लेट टेक्टोनिक ही पढ़ा रहे हैं ना, एकदम टेंशन मुक्त रहिए, एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग का नहीं बचेगा। जो आप लोग के दिमाग में है वो क्वेश्चन नहीं रुकेगा, हमको पढ़ाने लेकिन दीजिए। लास्ट में पूछिएगा, लास्ट में बच जाएगा तब ना पूछिएगा, और हम पहले ही बता देंगे तब, तो इसलिए पहले नहीं पूछना है, हम नहीं बताएंगे तब पूछना है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे प्रशांत महासागर में, एक बार फिर से इस मैप की जरूरत पड़ गई, पूरे प्रशांत महासागर में अगर आप देखेंगे तो ये उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है, ये पीछे तरफ से जाके ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये सारे उधर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया उधर जा रहा है, इंडोनेशिया उधर जा रहा है, अमेरिका भी उधर जा रहा है, लेकिन ये टकरा रहा है किससे? जाके प्रशांत महासागर से। और प्रशांत महासागर का प्लेट इसके तुलना में ज़्यादा घनत्व वाला होगा, और वो प्लेट कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, वो प्लेट नीचे जाके टकराएगा, और ये नीचे गया तो इसकी मेल्टिंग हुई, क्योंकि वो जैसी 15 किलोमीटर मोटी प्लेट जैसी नीचे गया, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम थी तो दूरी से ही ना चला गया, ये सामने आकर नहीं टकरा रहा है, ये दूर से ही नीचे से चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक जोन बन गया, नीचे गया तो मैग्मा चेंबर के पास वॉल्यूम बढ़ गया, ये सारे प्लेट को मेल्ट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ? इस जगह पर वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र, तो ये एक कारण। अब देखिए कि जब हम पैसिफिक ओशन की बात करेंगे तो यहां पर ढेर सारे ज्वालामुखी और ढेर सारे ट्रेंच नजर आएंगे, खाई का भी निर्माण होगा। देखिए जितने भी मिंडानो ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, ये पूरा इलाका में सिर्फ खाई और ज्वालामुखीय विस्तार नजर आएगा, दोनों चीजें। ये पूरा जोन, कभी कभी डिस्कवरी चैनल अगर देखने की मौका मिलता होगा आप लोगों को तो उसमें दिखाता है सैटेलाइट पिक्चर से कि प्रशांत महासागर के अंदर कैसे ज्वालामुखी लगातार फट रहा है, और उसका कारण है कि प्लेट का कन्वर्जेंट होना, दो प्लेट आपस में टकराने की नौबत आ जा रही है। और अगर दोनों कॉन्टिनेंट होगा तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी। सारा चीज़ तो फिजिक्स पर आधारित है। जो ज़्यादा जिसकी स्पीड होगी वो अंदर चली जाएगी। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बता रहा है कि जब दो प्लेट, देखिए एक प्लेट इस साइड में जा रहा है और एक प्लेट इस साइड में जा रहा है, तो ये यहाँ पर एक निर्माण हो रहा है जो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और ये वाली प्लेट एक दूसरे प्लेट के सामने जा रहा है और ये नीचे चला गया मान ली ऐसे। तो यहाँ पर क्या बना? खाई। ये प्लेट यहाँ पर इस जगह में ये प्लेट नीचे चला गया तो यहाँ पर खाई बना, और जब नीचे गया तो वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया, ये दोनों साइड से ज्वाइंट हो जाएगा पीछे, तो ये पूरे जोन में ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी होगा। इसको डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव बन रहा है और एक डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट से ट्रेंच का निर्माण होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट से ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में ज्वालामुखी के निर्माण होने का
एक बड़ा कारण ये भी है, एक बड़ा कारण ये भी है कि प्लेट जहां जहां पर कन्वर्ज कर रहा है वो सारे इलाके में ज्वालामुखी फटना स्वाभाविक हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट क्लियर हुआ सारे लोगों का? बताइए जल्दी से। डिस्ट्रक्टिव प्लेट सेकेंड वाला क्लियर हुआ है? किन्हीं का नहीं हुआ तो भी बताएंगे। कंस्ट्रक्टिव तो क्लियर हो गया था, डिस्ट्रक्टिव शेखर मुर्मू ने लिखा है क्लियर नहीं हुआ। चलिए, और कितने लोग हैं? सारे लोगों का हो गया? ज्यादा लोगों ने बोला है क्लियर हुआ, एक अभी तक आया है कि नहीं हुआ है। और लोग जल्दी से। शुभम सिविल रॉक राज, थोड़ा एक बार और से बता दें, ठीक है? नवनीत कुमार, 3 लोगों का नहीं हुआ। और बताइए जल्दी। शर्माना नहीं है। रंजन राजवाड़ बोलते हैं थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो वो तो आंसर में था नहीं, यस या नो लिखना था। 4, एक बार फिर से बता दीजिए सर। चलिए, 5 लोग बोल दिए, बड़ी संख्या में लोग समझ गए, लेकिन 5-6 लोग बोल रहे हैं तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट पहला था, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि जब जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, पहला वाला था। और दूसरा वाला जो है ये डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि when 2 plates come closer, जब 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, when 2 plates come closer, जब 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, अगर वो महासागरीय है और महाद्वीपीय है, अगर वो महासागरीय है मतलब ओशनिक है, और महाद्वीपीय है मतलब कॉन्टिनेंटल है, तो ओशनिक की डेंसिटी यानी कि घनत्व, डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो क्या होता है कि ओशनिक प्लेट, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल के नीचे चले जाते हैं। ये बोल रहा है कि जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो चूंकि इस प्लेट का घनत्व ज़्यादा है, तो ये प्लेट मतलब इसकी पृथ्वी की जो मोटाई है, वो ये किसी दूसरे प्लेट का, अगर ये प्लेट कॉन्टिनेंटल है और ये ओशनिक है, तो ओशनिक वाला इसके नीचे चला जाएगा, जैसा इसमें बताया जा रहा है। और जब ये नीचे चला जाता है, नीचे क्यों गया? क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर इसकी ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, ऐसे नीचे जा रहा है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। और जब वो नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जा रहा है तो नीचे में तो मैग्मा पहले से है, और ये एक्स्ट्रा उसको मटेरियल मिल गया मैग्मा को। मतलब जैसे ये प्लेट नीचे आया, तो ये वाला क्षेत्र में यहाँ पर पहले से मैग्मा है नीचे,
और जब ये प्लेट अंदर आ गया तो ये प्लेट वाला जो मटेरियल है, ये मटेरियल भी इस मैग्मा को मिल गया। तो जब इसको मिल गया तो इसमें क्या हुआ कि मैग्मा ज़्यादा ना हो गया, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। तो ये मैग्मा क्या हुआ कि जब गर्म हो करके वोल्केनिक इरप्शन हो करके ये मैग्मा धीरे धीरे क्या हुआ कि ऊपर जाने लगा। देखिए ऐसे ये मैग्मा धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और ये अब तो ये रेगुलर का काम हो गया। ये डेली 2 इंच, एक साल में 3 इंच, पूरी पृथ्वी इतनी मोटी प्रशांत महासागर के अंदर जा रही है। तो जाहिर सी चीज है कि यहां पर जैसे अंदर गया और ये वाली जगह पर चूंकि दो ज्वाइंट नहीं हुआ, ये अंदर गया है, तो ये तो गैपिंग है पूरा। आप पहले समझिए कि ऐसे समझिए महासागर है, जहां पर हम खड़े हो महासागर है, और एक इधर से ये आ रहा है इधर से, और ये वाला ऑलरेडी पहले से प्रशांत महासागर का प्लेट है, और ये इधर से आ रहा है, ये चाइना वाला है एरिया। तो चाइना चूंकि कॉन्टिनेंट पर है और ये पैसिफिक है, अगर ये पैसिफिक है, इसको मान लेते हैं ये वाला, तो इसका घनत्व ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा ऐसे। और जैसे ये अंदर जाएगा तो मैग्मा, नीचे में मैग्मा है, ये सारे मैग्मा का क्या होगा, उसको वॉल्यूम ज़्यादा मिल गया, उसका आयतन बढ़ जाएगा। और जब मैग्मा का आयतन बढ़ जाएगा तो वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि वोल्केनिक इरप्शन शुरू होते साथ इससे सीधा लाभ होगा कि जो मैग्मेटिक एरिया है, ये एरिया में ज्वालामुखी फटना शुरू होगा। चूंकि यहाँ पर 2 अलग अलग प्लेट जब सामने आ रहा है, तो जिसकी ये टकराने की जब नौबत हो रही है, कहीं पर तो प्लेट की बाउंड्री होगी, प्रशांत महासागर की कहीं तो बॉर्डर होगा अंदर प्लेट का, कहीं तो चाइनीज प्लेट की बाउंड्री होगी। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें अलग अलग, जैसे कि प्रशांत महासागर के प्लेट पर पानी रखा हुआ है, चाइना वाले प्लेट पर चाइना के लोग हैं, भारत अरब का जो प्लेट एक साथ ज्वाइंट है, इसमें अरबियन और ये इंडियन पेनिनसुला के लोग हैं। तो ये प्लेट का निचला सतह कहीं तो बॉर्डर है, तो जब तक बॉर्डर है तब तक तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ये दिक्कत की शुरुआत कब हुई, जब अटलांटिक महासागर का प्लेट टूट गया। और जब ये टूट गया तो ये इसको तोड़ा किसने, तो मैग्मा ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, तो जो अभी आपको बताया कि मैग्मा नीचे से ऊपर आया, डाइवर्ज हुआ, ऐसे अलग अलग हुआ, और अलग अलग हुआ तो ये जब टूट गया, इसकी धरातल टूट गई अटलांटिक महासागर की, तब ये वाला चीज इधर पुश करना शुरू किया। ये तो पहले ठीक ही था, करोड़ों साल पहले ठीक था, लेकिन जब ये पुश करना शुरू किया तो जैसे जैसे इधर पुश होने लगा, वैसे वैसे प्रशांत महासागर के प्लेट पर एक लोड आना शुरू हो गया। अब ये या तो इसमें मोड़ होगा, मतलब वलय होगा, या अलग अलग प्लेट की डेंसिटी रहेगी तो टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दोनों जब नज़दीक आ जाएगा तो एक दूसरे के अंदर समा जाएगा। तो जैसे ही ये वाला लैंड पार्ट वाली इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये वाला ब्लॉक, चाइना का ब्लॉक, जापान का ब्लॉक, कोरिया का ब्लॉक, रसिया का ब्लॉक, इंडोनेशिया का ब्लॉक, ऑस्ट्रेलिया का ब्लॉक, न्यूजीलैंड का ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक, ये सारा जब ये इधर मूव कर रहा है, ये उधर मूव कर रहा है, तो ये अल्टीमेटली प्रेशर किसको जाकर के दे रहा है, दोनों ओर से दबाव किस पर पड़ रहा है, पैसिफिक ओशन पर पड़ रहा है। तो प्रशांत महासागर के प्लेट पर क्या हुआ कि वो प्लेट किसी स्थान पर, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या हुआ, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चला गया, क्योंकि वो डेंसिटी ज़्यादा है। और जब ये प्लेट नीचे चला गया तो नीचे जाते साथ यहाँ पर मैग्मा ने इसको मेल्ट कर दिया, और जब मैग्मा मेल्ट हुआ
तो यहाँ पर इरप्शन शुरू हो गया। तो पूरे प्रशांत महासागर में, अगर आप पूरे प्रशांत महासागर में देखेंगे तो वहां पर पूरे प्रशांत महासागर में एक रिंग ऑफ फायर बना है ना, एक रिंग ऑफ फायर बना है। और ये रिंग ऑफ फायर क्या है? ये पूरा जोन में दिन भर 24 घंटा लावा आ रहा है। यही कारण है कि नोट, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जापान में भूकंप क्यों आता है, अभी भूकंप पे हमको नहीं जाना है, जापान में ज्वालामुखी भी रोज आता है, क्योंकि ये सबडक्शन जोन में है। सबडक्शन जोन का मतलब होता है ऐसा इलाका जहां पर एक प्लेट दूसरे के अंदर चले जाए। आप ये पूरा इलाका, ये न्यूजीलैंड के जोन में, ये वनातु आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, किरीबती, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, ये पूरे जोन में भूकंप की माफ कीजिएगा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। फिजी, छोटे छोटे जो आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड जो आपने अमेरिका का देखा था, हवाईयन द्वीप, ये सभी जगह पर मोना लुआ ज्वालामुखी, आपने उस दिन पढ़ा था साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में आपने पढ़ा था कराकटाऊ ज्वालामुखी, ये सारा देखिए इसी जोन में, प्रशांत महासागर के जोन में। देखिए यहां पर इस रीजन में ज्वालामुखी की भरमार है। और ये हमने आपको बताया कि करोड़ों साल के बाद क्या होगा। करोड़ों साल के बाद ये तो धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये चौड़ा होता जाएगा। अगर आज ये चौड़ा होना छोड़ देते, इधर की क्रियाएं रुक जाएंगी। चूंकि यहां से शुरुआत हुआ है, यहां के मैग्मा, और इसके अलावा ये तो ब्रॉड में आप सोच रहे हैं, इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड, उसका प्लेट वो मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट मैग्मा करवा रहा है। मैग्मा जिस ओर जाएगा वो जाएगा, और जिधर भी जाएगा अब डिपेंड करता है कि वो किससे टकरा रहा है। वो जाकर के कॉन्टिनेंट से टकराने वाला है, वो जाकर के समुद्र से टकराने वाला है। उसी प्रकार की वहां पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट होता है, सेकेंड वाला जो पढ़ रहे हैं, यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं इसलिए शुरू हो जाती हैं कि कोई एक प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा होता है या जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, दोनों चीजें, वह दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है। और जैसे ही किसी दूसरे प्लेट के अंदर जाता है, वहां पर पृथ्वी के अंदर मैग्मा को ज्यादा वॉल्यूम मिल जाता है, और वहां फिर से मैग्मेटिक इरप्शन, मतलब लगातार ज्वालामुखीय उद्गार, ये शुरू हो जाता है। और यही चीज प्रशांत महासागर में लगातार हो रहा है, जो डिस्ट्रक्टिव है। अभी बताएं, क्लियर हुआ है? जिनका नहीं हुआ था वो लोग मैसेज करें सिर्फ। मोनाकी ज्वालामुखी का नाम किसी ने लिखा है, ठीक है। ठीक है, फिर तो सारे लोगों ने अभी यस लिख दिया। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत से। जो तीसरा है, थर्ड वाला, तीसरा वाला जो प्लेट है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल प्लेट। अभी कोई आपसे पूछता है कि तुम बीजेपी को वोट देगा कि कांग्रेस को कि जेएमएम को, आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल आदमी है। तो बहुत से लोग अपना विचार देते समय न्यूट्रल बोलते हैं। उसी प्रकार से प्लेट भी न्यूट्रल होती है, यानी कि वह प्लेट जो है वह ना तो किसी प्रकार का डिस्ट्रक्ट हो रहा है और ना ही किसी प्रकार का कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ना ही डिस्ट्रक्ट हो रहा है और ना ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। नाइदर डिस्ट्रक्टिव नॉर कंस्ट्रक्टिव, नाइदर डिस्ट्रक्टिव नॉर कंस्ट्रक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ना ही ये डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, और ना ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है।
ये बोल रहा है कि जब पृथ्वी पर कुछ प्लेट इस प्रकार से एक दूसरे में ज्वाइंट कर गए हों, ऐसा कि वो ना तो एक दूसरे से हट रहे हैं और ना ही किसी में समा रहे हैं। ये दो प्लेट की बाउंड्री यहां पर एक साथ ज्वाइंट हो गई है। देखिए ऐसे ज्वाइंट हो गई है। अभी जब एक साथ ज्वाइंट हो गई है दोनों की बाउंड्री, तो ये वाला मूवमेंट इधर हो रहा है और ये वाला मूवमेंट इधर हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये अलग नहीं हो रहा, मतलब ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये अपना सर्कुलर ऐसे मूव कर रहा है प्लेट, और ये प्लेट भी सर्कुलर ऐसे अपना मूवमेंट कर रहा है। और यहां पर दोनों की कॉमन बाउंड्री, मतलब ये दोनों का कॉमन बाउंड्री, जैसे ट्विन सिस्टर्स होती हैं, ट्विन ब्रदर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अभी जब ट्विन सिस्टर्स है और उसकी एक ही साथ है, गर्दन से ज्वाइंट है, तो अभी हमको कुछ करना है तो इसको भी तो डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि हम लोग तो अलग हुए नहीं। इस प्लेट को अगर ये प्लेट थोड़ा सा भी मूव कर जाती है 2 सेंटीमीटर, तो जब 2 सेंटीमीटर मूव करती है तो दे स्लाइटली पास टू ईच अदर। ये थोड़ा सा आगे गया तो घर्षण बल यहां पर हो गया। मैंने आपको ये मार्कर के लिए बहुत स्लो बात है, लेकिन अगर पूरा का पूरा भारत चाइना के साथ घर्षण बल से आगे पीछे हो जाए, घर्षण बल 2 प्रकार से होता है, एक तो ऐसे हो रहा है, एक देखिए कैसे होता है, ये प्लेट है कोई और इसके नीचे वाली प्लेट जाकर के ऐसे फिट हो गई है। अभी ये ज़्यादा आगे भी नहीं जा रही है और ये दोनों टूट भी नहीं रहा। अभी क्या हुआ कि ऐसे जैसे कि हिमालय के पास है, तो हिमालय के पास क्या है कि ये ऐसे बाउंड्री में पूरा ऐसे सटा हुआ है, तो थोड़ा भी ऐसे घर्षण हुआ पूरे इलाके में भूकंप आएगा। इस प्लेट में थोड़ा भी हुआ, इसका सही एग्जाम्पल है जो कैलिफोर्निया है अमेरिका का, वहां पर एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है इस जगह पर। ये फॉल्ट क्या है बेसिकली कि सोचिए कि ऐसे कोई प्लेट, देखिए ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे ये दोनों इस लाइन से दोनों जुड़ा हुआ है, तो या तो हॉरिजॉन्टल खिसके ऐसे मूवमेंट हो या वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे खिसक जाए। लेकिन ये अगर ये लाइन तो वही, अगर ये डैमेज थोड़ा भी होता है तो इसको भी करेगा, दोनों अवस्था में होगा। तो यहां पर ये समझने वाली बात होगी कि जितने भी ऐसे क्षेत्र है, जैसे कैलिफोर्निया के पास में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, TRANS, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये ऐसा जोन है कि जिसको देख करके ज्योग्राफर ने कहा कि ऐसा जहां जहां पर इलाका होगा। अब ये तो सोचिए दो प्लेट के बीच की बात है, ऐसा कोई इलाका हो जहां पर 3 प्लेट हो, जैसे एक और यहां बना देते हैं, देखिए ये तीसरा आ गया, अभी तो 2 ही था, अभी 3 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जहां 3 जुड़ा हुआ है ऐसे अभी ये घूमता है थोड़ा सा तो ये दोनों डिस्टर्ब होता है, ये तो होता ही है। अभी ये घूमता है थोड़ा सा तो ये तो हो ही रहा है, इसको भी कर दे रहा है, क्योंकि ये 3 प्लेट का जंक्शन है कहीं, ऐसा सोचे ऐसे। अभी थोड़ा सा भी ये मूवमेंट हुआ किसी का तो ये दोनों भी तो डिस्टर्ब हुआ, ये हुआ तो फिर ये दोनों हुआ। ज्योग्राफी में इसको ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है
बेनी ऑफ जोन, जहां पर 3 प्लेट स्लाइटली पास टू ईच अदर हो, 2 प्लेट नहीं 3 प्लेट हो, और ये इलाका बहुत खतरनाक होता है भूकंप के लिए, बहुत ज्यादा। और यही इलाका है जापान, जो किसी ने क्वेश्चन किया था बीच में कि जापान में इतना भूकंप क्यों आता है, क्योंकि जापान 3 प्लेट के ऊपर है। अब आप इस मैप पर देखें कि जो यहां पर जापान है, तो जापान का खुद एक अपना प्लेट जमीन के अंदर की बात कर रहे, एक पैसिफिक प्लेट और एक चाइनीज प्लेट जो कोरिया के साथ कोरियन प्लेट बोलते हैं, ये तीनों प्लेट के बॉर्डर पर जापान है। इससे क्या होता है कि अगर एक प्लेट को भी थोड़ी सी मूवमेंट 1 सेंटीमीटर की हो गई तो भूकंप आना लाजिमी हो जाएगा वहां पर। और सिर्फ वहां नहीं, एक भूकंप का पूरा मैप आपको बता रहे हैं। जहां जहां पर फोल्डिंग माउंटेन है, जैसे हिमालय में भी क्या हो रहा है कि हिमालय में भी जो थ्रस्टिंग हो रही है, इंडियन प्लेट की सामने की ओर जो थ्रस्टिंग हो रही है, ये थ्रस्टिंग आज भी चालू है। इसलिए कभी भी अगर थ्रस्टिंग होता है तो पूरे भारत में, ये पूरा इलाका में, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बीच में जितने जोन आ रहे, ये पूरा इलाका भूकंप का एरिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, असम, नेपाल देख लीजिए, नेपाल भी देख लीजिए, उधर भूटान देख लीजिए, ये भूकंप जोन है। असम। तो अगर कभी भी मैग्मा, जैसे हमने शुरू में बताया कि मैग्मा तो कोई रजिस्ट्री नहीं ना किया है किसी के साथ कि हम इतना तारीख को मूवमेंट करेंगे। इसके लिए तो रिसर्च चल ही रहा है सिस्मोग्राफी में, इसके लिए तो करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है अलग अलग देशों में कि मैग्मा का मूवमेंट क्यों बदल रहा है। और करोड़ों साल में मैग्मा का मूवमेंट भी आप देखेंगे तो अलग अलग इलाके में चेंज हुआ है। तो ये रॉकी माउंटेन के किनारे, एंडीज माउंटेन के किनारे, जहां जहां यंग फोल्ड माउंटेन है वहां भूकंप आएगा। और जो हार्ड रॉक हो गया है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो चट्टान हार्ड हो चुकी है, जैसे छोटा नागपुर का चट्टान, धारवाड़ का चट्टान इंडिया में, रसिया का नॉर्दर्न पार्ट का चट्टान जिसको क्रेटन एरिया बोलते हैं ज्योग्राफी में, कि ये पूरा सिल्ड है, ये इलाका अगर है तो कठोर चट्टान का एक स्वभाव होता है कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को बर्दाश्त करता है। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इसको वो बर्दाश्त करता है, और इसको जो बर्दाश्त करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को, ये क्या होता है, कभी भूकंप आया भी तो जहां पर नमी वाली मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, कोई भी मिट्टी है, उसके ऊपर से तरंग तुरंत पास हो गया तो वाइब्रेशन कराते हुए चला गया। लेकिन हार्ड रॉक क्या किया, जैसे उसके अंदर आया इसने पूरे ताकत से रोक दिया। जब रोक दिया तो इसमें कुछ क्रैक्स आ जाएंगे और ये इसकी ताकत को खत्म कर दिया। यही कारण है कि छोटा नागपुर में भूकंप कम आते हैं। आप अगर दिल्ली पंजाब से तुलना कर लीजिए, और मैन मेड फैक्टर होता है, भूकंप का ही एकमात्र कारण नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। भूकंप आने का एक ये इंपॉर्टेंट कारण है कि अर्थक्वेक जो आती है उसकी क्या कारण है, इसमें कारण। तो अभी क्लियर है, बताइए, तीसरा वाला क्लियर हुआ सारे लोगों का। कंजर्वेटिव प्लेट बहुत आसान, घर्षण बल से हो रहा है कि जैसे जैसे घर्षण बल जितना ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ पर होगा, भूकंप आने का और भी कारण है, बट ये हम एक कारण बताए, ज्वालामुखी के और भी कारण है, हमने एक कारण प्लेट टेक्टोनिक का बताया। और इसी से माउंटेन बनने की शुरुआत होती है कि जैसे ही जो पहला वाला हमने आपको पढ़ाया था
देखिए प्लेट से ही माउंटेन कैसे बनता है, एकदम एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये वाला कोई प्लेट का ओशनिक एरिया है, हमने बताया था ना कि किसी प्लेट का दोनों हो सकता है, और ये वाला कॉन्टिनेंटल एरिया है, ये वाला ओशनिक एरिया है। तो अगर ओशनिक एरिया है तो इसका बेसॉल्ट होगा, और अगर कॉन्टिनेंटल एरिया है तो ग्रेनाइट होगा। तो और एक सोचिए इधर में कोई कॉन्टिनेंटल है। अभी ये दोनों का टकराने का समय आ गया, यहां पर कोई महासागर है, सोचे। अभी इसका आधा ओशनिक है, आधा कॉन्टिनेंटल है। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो जैसा नियमानुसार जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे चले जाएंगे ऐसे। और देखिए ये जब नीचे जा रहे हैं तो ग्रेनाइट को भी खींच करके लेके चले गए। अब यहां तो मैग्मा है जैसे आपको अभी बताए, तो ये मैग्मा और ये ऑर्सेनिक वाला जो बेसॉल्ट है ये दोनों का एक ही है, तो ये जाकर के यहाँ पर एडजस्ट हो गया, बेसोल्ट जाके एडजस्ट हो गया। तो इसके पास क्या हुआ, और मैग्मा आ गया, फिर यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी आने लगा, ऐसे ऐसे आने लगा। तब तक ग्रेनाइट भी तो चला गया है, लेकिन अभी ग्रेनाइट इस मैग्मा में नहीं डूबेगा, जैसे बर्फ पानी में नहीं डूबता। अभी क्या हुआ कि इसको कुछ वर्षों के बाद, लाखों साल के बाद, जब ये पूरा का पूरा बेसॉल्ट खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि मैग्मा जो है यहां से इस ग्रेनाइट को रिजेक्ट करेगा ऐसे। अभी ये पहले से 35 किलोमीटर है और यहां से अब इसको रिजेक्शन हो गया, तो कैसे, तो ये जब रिजेक्ट हो गया तो यहां पर तो डबल प्लेट हो गया, एक नीचे से फिर आ गया, तो ये वाला बहुत ऊंचा हो जाएगा, जैसे हमारा तिब्बत का पठार बना है, ऊंचा हो गया। और अगर ये मूवमेंट रुक जाए, जैसा ज्योग्राफर बताते हैं कि इस वोल्केनिक इरप्शन के समय में एक सीमेंटिंग नेचर का पदार्थ आया जिसको ऑफियोलाइट बोला जाता है। ये ऑफियोलाइट ने क्या किया कि इस जगह में, इस प्लेट को इस जगह में इसके साथ में ज्वाइंट कर दिया, ऐसे सुई सूता के साथ में जैसे ज्वाइंट होता है ऐसा ये ज्वाइंट हो गया, ऐसा ज्वाइंट हो गया। और जब ज्वाइंट हो गया तब तो ये आगे जाएगा नहीं, लेकिन ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा का मूवमेंट इधर तो जारी है, ये तो इधर पुश कर रही है मैग्मा। तो लाखों साल तक जब यहां पर अलग अलग नदी द्वारा बालू मिट्टी ला करके जमा किया गया था, जब ये प्रेशर पड़ा यहां पर सामने में, इस प्रकार से सामने की ओर हिमालय बन गया। देखिए ऐसे ओरिजिन ऑफ हिमालय पर हम एक बहुत पहले क्लास लिए थे, जब उस समय कोई दूसरा बैच था हमें लगता है, लेकिन उसकी वीडियो हमने यूट्यूब पर फ्री वाले में डाला भी था। फिर आप लोगों का जब चैप्टर आएगा, जो नए लोग जुड़े हैं, तो उनको फिर से हम वो पूरी चीज़ बता देंगे इंडियन ज्योग्राफी में। फिलहाल के लिए हम समझाने के लिए बता रहे। फिर यहाँ पर समुद्र का पानी बचा, तेथिज महासागर का। फिर सेकेंड टाइम में प्रेशर पड़ा तो मध्य हिमालय बन गया, थर्ड में पड़ा तो शिवालिक बन गया। और अब कभी थोड़ा सा भी यहाँ मूवमेंट होता है तो ये पूरे एरिया में क्या होगा, भूकंप आना लाजमी है। अब सोचिए पूरा इंडिया का ब्लॉक, अब इसको पूरे भारत के रूप में जानिए कि पूरा भारत का ब्लॉक अगर प्रेशर डाल रहा है इधर से, तो उधर में चाइना साइड क्या हो रहा है, अपवार्ड के लिए डाल रहा है, ऐसे डाला तो इसमें और उसमें दोनों में भूकंप का झटका आएगा, और यही होता है। इसी प्रकार से भारत में भूकंप गुजरात के पास आता है, चूंकि अरेबियन प्लेट है, सारी जगह की प्लेट है, छोटे छोटे प्लेट है, बड़े प्लेट है,
मैग्मा से जो टूट गए वो एक सेपरेट प्लेट बना लिए। जो नहीं टूटे वो हमारे और अमेरिका के हाथ में नहीं है कि मैग्मा को डरा देगा कि नहीं जुड़ना है। मैग्मा की जिधर मूवमेंट हो रही है वो उधर जा रहा है। तो अभी बताइए सारे लोगों की क्लियर हुई या नहीं हुई? आज की क्लास में क्लियरिटी आया? प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योग्राफी का, और आप लोगों के सिलेबस का भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर जो मेंस के लिए आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा से समझ गए हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर एनसीईआरटी वगैरह का किताब होगा तो उसको भी लिख सकते हैं। सारे लोगों की क्लियर है ना? प्लेट टेक्टोनिक में और भी चीजें हैं इनके लिए। नहीं, भूकंप आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि महासागर का किनारा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। भूकंप आने के और भी कई कारण हैं, जैसे हमने आपको कोई एक कारण ना बताया जो कि प्लेट टेक्टोनिक है ये। अभी वो तो हमने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो बताएंगे मुर्दार पर्वत के पास इतना ज़्यादा क्यों ज्वालामुखी है। ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। अगर हम कल इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे तो आपके भूकंप अर्थक्वेक साथ में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज तो चूंकि ये चैप्टर को समझाए आपको, और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और भूविवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, तो ये हमको लगता है कि स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। सुनामी कुछ भी नहीं है, सुनामी भूकंप का नाम है, कुछ नहीं है वो। लार्ज सी वेव को सुनामी कहते हैं, और कोई झमेले नहीं लेना है उसमें, हम बता देंगे। इसी क्लास को कल कंटिन्यू कर देंगे तो ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिर बाकी जो 2 दिन बचेगा इस वीक में तो उसमें हम आपको बता देंगे वो जो पॉलिटी वाला चल रहा है। तो हमको लगता है क्योंकि बीच में एक दिन छोड़ देंगे तो फिर जब नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा फिर से पूरा बताइए सर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी उसमें। अभी और किसी को कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? फिर चलिए आप